So, coming to today's video is going to be about everything you need to know about the UPSC Civil Services exam. Hello, everyone. Namaskar. This is Mr. Arun Saxena's post on Facebook, which essentially tells you कि भाई आज final result for CSE 2022 नहीं आने वाला है. And today's video will be discussing about something very different, but I figured I should tell all the newcomers about the legend of Mr. Arun Kumar Saxena. So Mr. Arun Kumar Saxena supposedly worked in the UPSC in the past, and thereafter he has been associated with multiple institutes, and I think he's running his own institute. I'm not really sure, but he has been one of the most, you know, ट्रस्टेड सोर्सेज विद इन द यूपीएससी कम्युनिटी कि भाई जो भी लोग इंटरव्यू दे के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं तो दे आर ऑल फॉलोइंग मिस्टर अरुण कुमार सक्सेना का फेसबुक पेज वेयर ही ब्रिंग्स सच प्रेडिक्शंस एज कि भाई रिजल्ट कल आएगा, आज आ जाएगा, भाई लगने वाला है. तो क्योंकि अब लास्ट डे ऐसा है तो एक्साइटमेंट होती ही है नेचुरली. सो मिस्टर अरुण कुमार सक्सेना के पेज पे ढेर सारा एंगेजमेंट एज यू कैन सी मिल जाता है अराउंड द रिजल्ट कमिंग आउट कि भी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एज लिमिट्स, अटेम्प्ट्स कितने कैसे हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं आपके ऊपर, एंड व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम ओवरऑल. सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर गिविंग प्रीलिम्स दिस ईयर. दिस इज़ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स जिनको ज़ीरो से यूपीएससी की तैयारी करनी है. सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम, विच इज़ वाई आई ऑल्सो वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अरुण सक्सेना. बट गोइंग ऑन कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, ये ज्ञान मुझे कहाँ से आया. ऑल ऑफ दिस ज्ञान वॉज फ्रॉम द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन विच केम आउट इन फरवरी दिस ईयर. नोटिफिकेशन वो होता है जहाँ पे आपको फॉर्म भरने को बोला जाता है. तो जो डिटेल्ड फॉर्म होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. द लिंक इफ़ यू वांट टू रीड द नोटिफिकेशन fully will be available in the description. You can also find it on the UPSC की official website upsc.gov.in, या फिर आप गूगल कर सकते हो कि भाई 2023 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो वेरी सिंपली पुट, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 parts, प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड written and interview is not the third stage of the exam. Interview is part of the second stage of the exam, which is the main exam. क्योंकि preliminary is sort of छटाई वाला एरिया है, बिकॉज इतने सारे लोग प्रीलिम्स देते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यूपीएससी और एनी बॉडी फॉर दैट मैटर कि भैया 10 लाख 15 लाख सब्जेक्टिव पेपर चेक करवाने में मतलब वो बोर्ड वाली एक्सरसाइज हो जाती है. तो दैट इज़ अ होल अदर लेवल, होल अदर लीग. यूपीएससी डज इट इन दिस वे. तो सिंपल सा पैटर्न ये है. अब इसमें देख लेते हैं एज लिमिट्स हमारी कैसे हैं. नाउ एज लिमिट बहुत सारे लोग बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या क्यों नहीं. एंड सो एज लिमिट इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन दैट पीपल आस्क कि क्या पर्टिकुलर एज मेरी एलिजिबल रहेगी, किस तारीख तक मैं एलिजिबल हूँ, कैसे है. सो मिनिमम एज इज़ 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैंडिडेट्स इज़ 32 ईयर्स. और किस तारीख को ये एज गिनी जाएगी, दिस इज़ द कट ऑफ डेट 1 August 2023. तो अगर अगले साल की आप तैयारी कर रहे हैं 2024, तो 1 August 2024 को आपकी उम्र अगर 21 साल है तो 2024 का पेपर आप दे सकते हो, राइट. तो इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है, मस्ट नॉट बॉर्न अर्लियर देन दिस एंड नॉट लेटर देन दिस. बहुत क्लियरली इन्होंने स्पेसिफाई ये चीज़ कर दी है. नाउ डेट ऑफ बर्थ कहाँ से ली जाएगी, आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से. मतलब 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट आपका होता है या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. बट this is the important part, no subsequent request for its change will be considered or granted. माने कि आपने किसी भी एनी पेपर ऑफ यूपीएससी में अपनी डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर दी है तो दैट विल बी द डेट ऑफ बर्थ दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, एनी अदर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन. तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान से रखिएगा कि भैया ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सीडीएस में अलग तारीख भर देंगे, इसमें अलग भर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, राइट. कमिंग टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर जनरल, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 6 फ्रॉम एज 21 टू एज 32. आप दे सकते हैं. SC ST के लिए अनलिमिटेड रहते हैं. OBC के लिए 9 है. पीपल विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, अब बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं पर्टिकुलरली, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ देम. यू कैन चेक आउट द नोटिफिकेशन कि भाई किस किस डिटेल में आपको जाना है, राइट. तो यहाँ पे 9 इनके पास भी अटेम्प्ट्स होते हैं. एंड बोथ फॉर SC ST एंड OBC गेट 3 years of relaxation, SC ST get 5 years of relaxation. माने कि 32 के बजाय they can give the paper till 37 and OBC can give it till 35.
नाउ बिफोर एनी ऑफ यू आस्क कि भाई मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ पेपर, क्योंकि कायदे से सरकार डज नॉट कंसिडर मी ओबीसी एंड लाइक दैट्स अ केस दैट्स गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट. तो वो केस जब होगा तब देखी जाएगी, राइट. कमिंग टू रिस्ट्रिक्शंस, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल टेंड टू फॉरगेट कि अगर अगर आपको आईएएस और फॉरेन सर्विस एलोकेट हो गई है एज सर्विस, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर द एग्जाम अगेन. माने कि आप जब तक आईएएस हो, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर, कि इफ यू आर एन आईएएस or an Indian foreign services officer, then you cannot give the exam again unless you quit from service and then give the exam again. But इतना ज़्यादा मतलब गट्स तो मतलब बोलने के लिए गुदा इज़ द वर्ड दैट आई वांटेड टू, कि इतना गुदा तो नहीं हो, बहुत कम, बहुत रेयर होता है कि भाई आप आईएएस आ गए हो और फिर आप क्विट करके और फिर से पेपर दे रहे हो. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन चेक आउट. अनदर रिस्ट्रिक्शन दैट जनरली अप्लाइज इज कि इफ़ नाउ आईएएस एंड आईएफएस तो पेपर ही नहीं दे सकते, बट आईपीएस ऑफिसर्स का क्या है कि अगर आप आईपीएस सेलेक्टेड हैं तो यू कैन गिव द एग्जाम अगेन, यस, बट उसमें आप आईपीएस के लिए माने नहीं जाओगे. कि लेट्स से दैट यू गॉट यूपी काडर आईएएस, आपका होम स्टेट है तेलंगाना, सो what you want to do is you want to give the exam again and you want to figure out if you can get Telangana cadre. But if you're already an IPS officer, you will not be considered for IPS in the next round as it is. You can be considered for IAS, you can be considered for foreign, revenue, every other service except for IPS. This is just the case for IPS officers, right? Now coming to द नेक्स्ट कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं. तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे अ लॉट ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चंस कि एम आई एलिजिबल विद अ टैटू, या मतलब व्हाट इज द हाइट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द आई साइट रिक्वायरमेंट. ऑल ऑफ दीज आर गिवन इन डिटेल इन अपेंडिक्स 3. प्लीज गूगल दिस, क्योंकि ऑब्वियसली इन the format of a video I will not be able to cover a lot of the rules that are given, because these are extensive rules given for multiple things कि भाई फ्लैट फुट में है नहीं है, कितना अलाउंस है, विजिबल आईसाइट में क्या कितना डिटीरियोरेशन है, कितना अलाउंस है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन इन अ लॉट ऑफ डिटेल. तो यू कैन चेक आउट द रूल्स फॉर एग्जामिनेशन, जिसमें अपेंडिक्स 3 में ये सारी डिटेल्स दी हुई है, राइट. एट द सेम टाइम प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर अगर आपको टेम्पोरेली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है किसी भी कारण से, मतलब देर आर आइदर यू कैन बी डिक्लेयर्ड अनफिट और यू कैन बी डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज और यू कैन बी डिक्लेयर्ड टेम्पोरेली अनफिट. तो ये 3-4 टाइप के लैक ऑफ फिटनेस रहती है. अनफिट का मतलब तो सिंपल है कि भाई आपको सर्विस में लेंगे ही नहीं. दिस इज़ वेरी रेयर जनरली कि भाई यू आर अनफिट फॉर सर्विस. मोर कॉमन इज अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड टेम्पररी अनफिट. अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आँख का नंबर -6 से ज़्यादा है, -5-6 से ज़्यादा है, तो you will be unfit for technical services such as IPS, Railway Protection Force, and all of the uniformed services that ways. You will still be eligible for IAS, IFS, revenue services, but जो पुलिस फोर्सेज हैं उनमें आप नहीं आ पाओगे. तो अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्लैट फुट पे भी होता है, तो कई सारे इसके रहते हैं. बट टेम्पररी अनफिट कैन बी फॉर थिंग्स लाइक कि आप ओवरवेट हैं या भाई आपको हाइपरटेंशन है. तो इन सच अ केस आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप इसको थोड़ा रेक्टिफाई कीजिए, आप कुछ मेडिकेशन लीजिए, आप कोई करेक्टिव प्रोसीजर कराना है तो वो करवाइए. बट वंस यू हैव बिन डिक्लेयर्ड टेम्पोरली अनफिट, यू आर गिवन अ टाइम कि भाई इसको करेक्ट करो एंड देन कम बैक फॉर द एग्जाम और कम बैक फॉर द एलोकेशन अगेन. तो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स क्या है अपेंडिक्स 3 में आप देख सकते हैं, राइट. कमिंग टू डिस्को टाइम. तो डिस्को यहाँ पे मैंने इसे इसलिए बोला है बिकॉज हमारे कॉलेज के टाइम पे क्या होता था कि डिसिप्लिनरी कमेटी को डिस्को बोलते थे. तो ये ऑल दीज रूल्स आई विल नॉट बी गोइंग इन टू अ लॉट ऑफ डिटेल, बट दीज आर द रूल्स जो कि आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एग्जाम से, एंड यूपीएससी कैन इवन टेक द डिसीजन टू परमानेंटली बार यू फ्रॉम द एग्जाम. तो those of you who want to read these can pause the video here and check them out, and these are some more, you can further pause them and check them out, क्योंकि ये बहुत सारे रूल्स है, बहुत डिटेल है. कुछ मैंने अंडरलाइन किए थे जो मुझे एंटरटेनिंग लगे थे. बट मूविंग ऑन, रिजर्वेशन के लिए. तो रिजर्वेशन के लिए भी सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू हैव टू हैव, राइट. सो रिजर्वेशन के लिए द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड
is that the list of reserve communities should be issued by central government and not the state government, right? For OBC they have very clearly specified, एक तो सबसे पहली चीज कि भाई OBC और EWS दोनों रिजर्वेशंस के लिए एक टाइमलाइन दे दी गई है आपको कि इस टाइमलाइन के अंदर, जो टाइमलाइन है 1 अप्रैल से 21 फरवरी, राइट? तो इफ वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग सिंपली फॉर नेक्स्ट ईयर, वी कैन से कि 1 अप्रैल 2023 टू 21 फरवरी 2024, इस पीरियड के बीच में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, राइट? क्योंकि दोनों में आपको इनकम सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। EWS में आपको 1 साल का लगाना है, OBC में आपको 3 साल का लगाना है। OBC में नाउ अ जनरल कंफ्यूजन दैट समटाइम्स इज कि भी तीनों साल में आपका 8 लाख से इनकम कम होना चाहिए। दैट्स नॉट द केस। अगर किसी 1 साल में भी आपका 8 लाख से कम है तो यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर बेनिफिट्स। बट EWS में क्योंकि सिर्फ 1 साल का है तो नेचुरली 1 अप्रैल के बाद ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल का आएगा ही नहीं, राइट? एंड बाकी ये जो लास्ट में है फॉर्मेट के बारे में थोड़ा है कि UPSC जो फॉर्मेट दे उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कमिंग टू द प्रीलिम्स एग्जाम, तो प्रीलिम्स एग्जाम का बहुत ही बेसिक इफ़ आई लुक एट कि भाई व्हाट इज़ दिस एग्जाम अबाउट, तो सबसे पहला इट्स एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, 2 hours इंटू 2, 4 घंटे का एग्जाम है टोटल। एंड CSAT इन्होंने यहाँ बोल दिया है पेपर 2, GS पेपर 2 विच इज़ CSAT will be qualifying with 33% marks required, right? 33% marks out of 200 means 67 marks. Now questions will be both in Hindi and English, and details of syllabus which we will discuss in a little bit of time. तो syllabus पे सबसे ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दैट इज़ वेयर द फन अराइजेज। बट राइट नाउ we've done the basics of कि भाई किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कितने मार्क्स है। कि अब जैसे प्रीलिम्स में अगर देखो तो 200 मार्क्स ईच का पेपर है 4 hours 400 मार्क्स मेंस में। बट आप आओ तो फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू रीड दिस इन डिटेल क्या है कैसे है, बट यू माइट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दिस। मेंस हैज 9 पेपर्स, राइट? ऑफ देम 7 are counted for merit and 2 are qualifying. Qualifying आपके जो हैं those are language papers. One of them is compulsorily English language का पेपर है 300 marks, and the other is one of the Indian languages which are given in the 8th schedule. So I'm sure all of you are aware that India has 22 official languages. ये जो नंबर है 22 का, ये बाद में भी हमारा रेलेवेंट रहेगा जब हम ऑप्शनल की बात करेंगे। सो दो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आपको बेसिकली UPSC को ये सर्टेनिटी देनी है कि इन 22 में से कोई एक भाषा आपको आती है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। वाई? बिकॉज इंग्लिश इज द कॉमन टंग दैट इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस इंडिया, राइट? ऑन द अदर हैंड ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर्स हैं जो आपके लैंग्वेज पेपर्स हैं। इनमें आपको 33% मार्क्स आपने ले लिए 300 में से, तो सिंपली यू क्वालिफाई। एंड कमिंग टू द मेरिट पेपर्स, जो 7 मेरिट पेपर्स हैं आपके, तो यहाँ पे आपके आते हैं सबसे पहला एसे, देन GS1, GS2, GS3, GS4 एंड देन ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। तो रिटन का अगर आप टोटल देखोगे, जो मार्क्स आपके एक्चुअली गिने जाते हैं, जो कि कल जब रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि जो टॉपर्स हैं आउट ऑफ 1750 सॉरी, दे आर गेटिंग समवेयर अराउंड 900, और इफ़ इट इज़ अ लाइक इन्फ्लेशन वाला साल है तो 1750 में से उनके 1000 मार्क्स आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55% के बीच में आपका टॉपर रहता है। टॉपर माने AIR 1, कि 2025 में से 50 से 55% के आसपास, माने कि एनीवेयर फ्रॉम 1000 टू 5% 50 1100 मार्क्स आपका AIR
1K रहेंगे. नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली अ बिग रेंज, क्योंकि कई सालों में ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे लोगों के बहुत नंबर आ रहे होते हैं. कुछ सालों में होता है कि भाई सबके कम कम नंबर आ रहे हैं, एंड AR1 विल बी समबडी हु हैज़ गॉट लाइक 1001 मार्क्स. And some years it will be AR1 is somebody who's got 1160 marks. So that is fine, that is not an issue. But नंबर नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा इज़ वॉट आई वॉन्ट टू मेक क्लियर टू यू, क्योंकि स्कूल में वी आर एक्सपेक्टेड कि वी आर 99%, 98% XYZ. कॉलेज में चलो फिर भी थोड़ा कम होता है, 80% गेटिंग इन योर कॉलेज इज़ अ ग्रेट फीट. बट हेयर 50-55% पे यू विल बी ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया, राइट. कि पूरे भारत में the smartest person or the most lucky person giving this exam only scored about 55%. तो ये जो पेपर्स हैं इनके सिलेबस के बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे अभी आगे आके. बट यहाँ पे सबसे पहले एक पेपर के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, विच इज़ दी essay पेपर. तो essay पेपर हैज़ नो फिक्स्ड सिलेबस, नो फिक्स्ड सिलेबस, राइट. आपको बस लिखने का मौका दिया जा रहा है इन 1000 to 1200 वर्ड्स on multiple topics of general or particular interest. General interest में आपको बोल दिया जाएगा कि a ship does not sink because it is surrounded by water. A ship sinks because water gets into it. तो ये philosophical ऐसे हो गया. तो ऐसे पेपर के लिए कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, जिस कारण से कभी कभार लोगों को लगता है कि भाई it's very difficult to prepare for this exam. But that is all fine and fair. But we'll come to the details of the rest of the GS का syllabus. Right. तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं. नाउ पर्सनैलिटी टेस्ट, आई एम श्योर अब जैसे रिजल्ट आएगा तो ढेर सारे मॉक इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे. बट दिस लास्ट लाइन इज़ व्हाट आई वांट यू टू पे अटेंशन टू. कि अगर आप देखो ना तो यूपीएससी ने खुद बोला है कि इंटरव्यू के लिए कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है. वाई? बिकॉज योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बिन टेस्टेड थ्रू द रिटन पेपर्स. बट जो कॉन्वर्सेशन आपकी इंटरव्यू के दौरान होगी, दैट इज सच अ कॉन्वर्सेशन कि अगर आप एक वेल एजुकेटेड यूथ हो भारत देश के, दैट इज योर समबडी हु इज कीपिंग अ टैब ऑन हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, देन यू विल डू वेल, राइट. दैट्स इट. दैट इज द ओनली थिंग दैट यूपीएससी हैज सेड, दैट इट विल बी अ नेचुरल, डायरेक्टेड एंड पर्पोजिव कॉन्वर्सेशन. माने कि जैसे आपके चाचा ताऊ फूफा कभी घर पे आके बैठ गए और उनको मन है आज डिबेट करेंगे, तो वो डिबेट नहीं है यूपीएससी का इंटरव्यू. इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन दैट हैपन्स. एंड इफ़ यू आर अ क्यूरियस वेल एजुकेटेड यूथ, क्योंकि आपका नॉलेज ऑलरेडी मेंस में टेस्ट हो चुका है फर्स्ट पार्ट में रिटन एग्जाम में, तो you should be fine with the personality test, right. And with that I would also like to inform all of those who are interested कि some of our new courses are out, and you can check out on courses.upscprep.com. ये जो हमारे courses हैं, तो there are two basic set of courses that we've come out with right now. Number one is UPSC Basics, and the second is UPSC Essentials. So UPSC Essentials is a year-long course, and this is a 4-5 month course, meaning this will be done in October, November. This will go on till next year prelims and mains. The idea being कि both of them will have live classes, both of them will have a test series, both of them will involve CSAT. बट जो एसेंशियल्स का कोर्स है हमारा, क्योंकि वो ईयर लॉन्ग कोर्स है, तो वहाँ पे आपको मिलेंगी थोड़ी और एडवांस क्लासेस. तो एडवांस क्लासेस में क्या होगा आपको कि इवन बेसिक्स विल कवर लेवल 1 आंसर राइटिंग. लेवल 1 आंसर राइटिंग मीनिंग बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं कि भाई व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू सॉल्व आफ्टर इवन यूपीएससी बेसिक्स. बट यूपीएससी एसेंशियल्स विल कवर लेवल 2 एंड लेवल 3 आंसर राइटिंग. इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल मेंस के क्वेश्चंस जो हैं, जो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू सॉल्व आफ्टर यू हैव डन द यूपीएससी एसेंशियल्स कोर्स. एंड यूपीएससी एसेंशियल्स विल ऑल्सो इंक्लूड एसे एंड एथिक्स का ये मॉड्यूल. So the essay and ethics module will also be included in UPSC Essentials. If you are interested, there will be a link in the video description, and you can also visit courses.upscprep.com to check them out. Right. Continuing with the syllabus. So for this, let's just go to the वेबसाइट पे आप यूपीएससी का सिलेबस डायरेक्टली देख सकते हो, या यहाँ पे आप सिलेबस सर्च कर सकते हो.
तो सिलेबस इन हिंदी, सोशियोलॉजी, सी सैट, प्रिलिम्स. तो दिस इज़ व्हाट वी वांट फर्स्ट, कि भाई प्रिलिम्स का सिलेबस है, एंड यहाँ पे इस टैग को अगर आप बस क्लिक कर लो तो यू विल गेट ऑल ऑफ दीज सिलेबस वाला एस्पेक्ट्स. प्रिलिम्स, एसए, GS1, GS2, तो सारे एक बार ये खोल लेते हैं. राइट. तो प्रिलिम्स का सिलेबस सिंपली पुट, आपको देखना है कि पेपर 1 इज वेयर द हैवी लिफ्टिंग हैपन्स. हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री नहीं है यहाँ. इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज यहाँ पे मैप्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है. पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट. तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत डायरेक्टली कुछ नहीं दिया हुआ है. इंटरनेशनल रिलेशंस आपका दिया हुआ है यहाँ पे. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. Then economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, general issues on environment and ecology, and general science. तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई साइंस एंड टेक पता नहीं कुछ भी पूछ लेते हैं, क्या कर लेते हैं. नहीं, दीज आर क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस. माने कि आप 5G यूज़ कर रहे हो तो क्या है 5G. आप AI के बारे में इतना सुना, चैट GPT के बारे में इतना सुना, व्हाट इज चैट GPT, व्हाट आर दे डूइंग, राइट. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी tackled over here. Then paper 2 is obviously आपका कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, क्लास 10th लेवल. तो अगर आपने NCERT वाली वीडियो कल देखी थी तो वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई 8, 9, 10th की NCERT से अगर आप कर लो, मोर देन इनफ है, क्योंकि उसी लेवल का UPSC खुद बोलता है कि हम उसी लेवल का पूछेंगे, राइट. So for those of you who are also interested in CSAT resources, you can check out CSAT का free materials. तो मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन का सबका यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि मेंस के सिलेबस में हम क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होती हैं. तो सबसे पहले एस्से में अगर देखें तो डिमांड ऑफ द एस्से, दिस इज़ व्हाट UPSC सेज कि भाई एस्से में उन्हें चाहिए कि candidates are required to write essays on multiple topics. They want to keep closely to the subject, arrange their ideas in an orderly fashion, write concisely, effective and exact expression. माने कि बड़बड़ाते नहीं रहना है, काम की बात करनी है, एंड जिस तरीके से आप अपने आंसर को अरेंज करोगे उस चीज़ के नंबर, राइट, मिलेंगे. तो एट द सेम टाइम ये UPSC की नोटिफिकेशन में ही है ये लास्ट टाइम, दैट द गवर्नमेंट ट्राइज टू हैव अ बैलेंस वर्क फोर्स and women candidates are encouraged to apply for UPSC civil services exam as well. But अब ये keywords का मतलब क्या है थोड़ा आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बट जनरल आइडिया आपका यही रहेगा कि कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, बट जितना तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप चीज़ों के बारे में बात करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वीडियो, वी स्टार्टेड आउट विद द जोक अबाउट कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, एंड आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ मिस्टर अरुण कुमार सक्सेना, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट विल बी द कोर आइडियाज वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो, कि एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द एग्जाम. सो देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई कितने अटैम्प्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं, मेडिकल में क्या होता है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस. तो इट्स ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स. तो यही चीज़ आपको जब आप ऐसे लिख रहे हो तब भी करनी है. कमिंग टू द नेक्स्ट, GS1 इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. हिस्ट्री, अब यहाँ पे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी आ जाएगा एंड वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगा. सो बोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री वर नॉट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, बट नाउ GS1 मेंस दे आर. एट द सेम टाइम इंडियन सोसाइटी विल बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर, एंड जियोग्राफी, राइट. 3 मेजर आपके सेक्शंस रहते हैं. हिस्ट्री का हाफ एंड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट फुल इज प्रीटी सिमिलर टू व्हाट यू डन फॉर प्रीलिम्स, बट इंडियन सोसाइटी इज कंप्लीटली न्यू विच यू हैव टू डू फॉर मेंस. कमिंग टू GS2 का सिलेबस, तो GS2 में देर आर 3 पार्ट्स. देर इज द इंडियन पॉलिटी, देर इज गवर्नेंस, एंड देर इज इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट. तो ऑल 3 पार्ट्स आर जनरली कवर्ड इन फॉर प्रीलिम्स एज वेल. तो GS3 में IR पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि भाई इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कि भाई हाउ आर आर रिलेशंस विद आर नेबर्स, कि आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई इंडिया एंड बांग्लादेश का पास्ट रिलेशनशिप कैसा है, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कोऑपरेशन. तो दैट्स व्हाई IR becomes a more important part for you to cover during GS2. Coming to GS3,
तो GS3 में 4 सेक्शंस आपके आ जाते हैं. सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी. नाउ सम पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि इंडियन इकोनॉमी में देयर इज अ सब सेक्शन फर्दर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इट एक्चुअली इज़, विच इज़ एग्रीकल्चर. कि ये जो 4 पॉइंट है सिलेबस के, ये ऑल 4 ऑफ देम डील विद अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर. तो सम पीपल से कि भाई इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एंड देन साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी. तो GS3 आपका वो पेपर है जहाँ पे जी कुछ भी सवाल आ सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट क्वेश्चंस विच यू थिंक कि भाई ये तो GS2 में होना चाहिए था या GS1 में होना चाहिए था, बट वो होगा GS3 में. तो दैट्स फाइन. दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क UPSC ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम. बट ओवरऑल, बिकॉज GS3 में इतनी वैरायटी है, तो GS3 में आपके पास स्पेस भी रहता है एक्सपेरिमेंट करने का. तो दोज आर ऑल थिंग्स. क्या, क्यों, कैसे, आई बी कमिंग आउट विद फ्यूचर वीडियोज़ की भी आंसर राइटिंग कैसे, किस पेपर के लिए क्या स्पेसिफिक आपको करनी चाहिए. और यू कैन ऑल्सो चेक आउट द कोर्सेज वेयर वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन डिटेल. नाउ एथिक्स का जो पेपर आपका होता है GS4. तो GS4 के पेपर में 2 मेजर पार्ट्स हैं. नंबर 1 इज़ द थ्योरी पार्ट. थ्योरी पार्ट में आपका ये सब चीज़ें आएंगी कि भाई एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई गांधी जी के प्रिंसिपल्स क्या थे, कि भाई गांधी जी का 8 सॉरी सत्य एंड अहिंसा का कोर आइडिया क्या था, एंड गांधी जी के 8 प्रीसेप्ट्स क्या थे, या भाई मतलब हाउ आर दीज एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट डे, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेग्रिटी एंड व्हाई इज इट एसेंशियल. सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन द थ्योरी सेक्शन. बट देन यू ऑल्सो हैव द केस स्टडी सेक्शन. तो बोल बहुत सिंपली यहाँ पे दिया है केस स्टडीज ऑन इशूज अबव. बट इसमें क्या होगा कि आपको पूरा एक पेज का केस दिया जाएगा कि भाई देखो ऐसे ऐसा सिचुएशन हुआ था, एंड अब इस सिचुएशन में लेट अस से दैट यू आर दिस पर्सन, यू आर SP ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू आर DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, व्हाट विल यू डू. तो ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक कर रहा है. इसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई हमको बहुत ज्ञानबाजी करनी है, हमको हाई फाई फंडे देने. नहीं, GS4 में जितनी प्रैक्टिकल बात आप करोगे उतना अच्छा रहेगा. मतलब बोला गया है कि केस स्टडीज ऑन दी अबव इशूज, बट फ्रॉम द पास्ट 3-4 years वी बिन ऑब्जर्विंग कि जो लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं यहाँ पे, दोज आर द वंस दैट आर स्कोरिंग द मोस्ट मार्क्स, राइट. तो दिस इज इट फॉर द सिलेबस. एंड कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हैं तो courses.upscprep.com पे यहाँ पे आके UPSC एसेंशियल्स का डिटेल, GS बेसिक्स, UPSC basics plus target CSAT. This is a combo course. This is just GS basics. This is just target CSAT and important NCRTs, prelims, PYQ, all of them you can check out. जो जैसे जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, please feel free to use, because in the end this brings me back to a very very core idea of discipline and dedication. कि देखो, I can help with syllabus. I can help you understand, but in the end it is you who must study. मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जो ऐसी पढ़ाई आपको करवा दे कि भाई आप कल पेपर दो और निकल जाएगा. नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ एन एग्ज़ाम विच हैज़ सच अ वास्ट एरिया ऑफ स्टडी कि कुछ टाइम आपको देना ही पड़ेगा. मतलब मिनिमम इज़ 1 year. क्योंकि अगर आप देखो कि यू बिगिन स्टडिंग इन जून, जुलाई दिस ईयर, ठीक है, तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड. अगर 1 साल, 1 year, ईयर्स नहीं, 1 year यू कैन स्टडी, तो देन यू विल बी रेडी टू गिव प्रीलिम्स. बट ऐसा तो नहीं है ना कि प्रीलिम्स देने के बाद पढ़ना छोड़ दोगे, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आएगा मेंस, मेंस के बाद आएगा पर्सनालिटी टेस्ट, एंड पर्सनालिटी टेस्ट का रिजल्ट जो कि आजकल में आने वाला है, और मतलब लेट्स से somebody started preparing in June 2021, तो then they gave prelims in June 2022, then उनका रिजल्ट आजकल में आएगा, राइट. तो 2 साल तो हो ही गए ना. 1 year स्टडी बिफोर एग्जाम एंड 1 year आफ्टर एग्जाम हैज स्टार्टेड. तो ओवरऑल आपको 2 years तो लग ही रहे हैं इस जर्नी में, इवन इफ यू आर क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि ये 2 साल का एफर्ट है. ये एफर्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. नो टीचर कैन रिप्लेस इट. नो बडी एल्स कैन डू दिस हार्ड वर्क फॉर यू. पीपल कैन मेक योर लाइफ ईजियर by explaining things faster, by making it easier for you to do some things that you want to do, but
यहाँ पे 8 9 10 घंटा दिन की पढ़ाई करना, ये 2 साल, ये आपका काम है. एंड दैट्स अबाउट इट. But I think I missed one thing, so I'll just touch upon that. So these are all the list of optional subjects. You can pause and go through them. But at the same time, like we discussed slightly earlier, कि जो 22 हमारी official languages हैं, which are given in which schedule? If you know, please do let me know in the comments below. So 22 official languages plus English. So you have 25 optional subjects here and you have 23 here. You have a total of 48 optionals to choose from. Right? These are very extensive. Engineering के सब्जेक्ट भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे आर्ट्स भी मिलेगा, कॉमर्स भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको. बट ऐसा नहीं है कि एवरी सब्जेक्ट विल बी हेयर, बिकॉज 48 ऑप्शनल्स इज़ वेरी लिमिटेड. आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी, तो यू माइट हैव टू चूज विच सब्जेक्ट यू वांट टू अप्रोच. बट स्टिल समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि फॉर एग्जांपल माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाज सिविल इंजीनियरिंग, बट आई चोज सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल. वाई? बिकॉज मेरे कॉलेज में नंबर नहीं आए थे. एंड सिविल इंजीनियरिंग, इवन दो इट वॉज माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट. बट सोशियोलॉजी आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, तो दैट्स वाई आई चोज सोशियोलॉजी. ये कर सकते हो आप, इस पर कोई मनाही नहीं है. बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि भाई रैंडमली कुछ भी उठा के आप कर लो, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम मैथमेटिक्स कर लेंगे. बट मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट ऑप्शनल्स. Even though there are some toppers who score as much as 360, 370 out of 500 marks in mathematics, still it is very difficult. It takes time to cover the optional thoroughly. Sociology, जैसे कि for example you can do in 4 months, 3 to 4 months में you can cover sociology adequately. Mathematics में 6+ months at least. तो ये वाली कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं which I would request that whatever optional you want to study, you research about them. Research कैसे करोगे कि भाई देखो पिछले साल का कौन टॉपर है जिसने इस पर्टिकुलर ऑप्शनल से जो आप चाह रहे हो लेना उससे टॉप किया है, उनकी बात सुनो जाके कि क्या कह रहे हैं, कि लॉ में क्या पढ़ना होता है, कि भाई जियोलॉजी में क्या पढ़ना होता है. क्योंकि देखो 48 ऑप्शनल्स के बारे में सबके बारे में नहीं बता सकता मैं. आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट. बट देर आर पीपल हु नो इट much better than I do, and I would request that you go and listen to them so that when you study for those 2 years you're not wasting a lot of your time. So that'll be it for today's video. अगर अभी भी आपको लगता है कि there are some questions about the pattern of the exam, about the syllabus that are left that I was not able to address, please do let me know in the comments and I will try and address them as best as I can. Thank you all for watching and best of luck for your UPSC journey.